नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगर मैं आपको कहूं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक ऐसी चाल चल दी है जिसने भाजपा को बेहाल कर दिया है, तो आपको लगेगा कि एक बार फिर अपनी छवि के मुताबिक नीतीश कुमार अपने सहयोगी बदलने जा रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा का साथ छोड़कर लालू यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं। उनके साथ गठबंधन कर बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चल दी है। नीतीश कुमार एक ऐसा राजनीतिक कदम उठाने जा रहे हैं जिसने भाजपा को बुरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया है। और नीतीश कुमार की इस चाल से बहुत ज्यादा हैरान परेशान भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर आज सुबह भी बिहार भाजपा के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये एक्सक्लूसिव खबर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। द न्यूज लॉन्चर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। एक जमाने में वो बिहार में भाजपा और जेडीयू की गठबंधन सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन राजनीति ऐसी थी कि वो आज नीतीश कुमार के दूर विरोधी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उन्होंने मनाया था पटना में, जब वो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनका मंत्रिमंडल तक बदल दिया था। आज उन्हीं गिरिराज सिंह के घर पर बिहार भाजपा के कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें भविष्य की रणनीति तैयार की गई है। आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जिसकी भनक भाजपा को लग गई है? आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार जिससे भाजपा इतनी ज्यादा बेहाल हो गई है, इतनी ज्यादा घबरा गई है कि भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है? ये किस्सा, ये कहानी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सिर्फ खेला ही नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि तवे पे रखी रोटी को ही पलटने जा रहे हैं। क्या खेला है वो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं और नीतीश कुमार जो करने जा रहे हैं उससे भाजपा इतनी बेहाल, भाजपा इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई है। देखिए, हम और आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के बारे में। निशांत कुमार उन्हीं की तरह इंजीनियर है, 49 साल की उम्र हो गई है, अविवाहित है, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। और यह बात भी सही है कि निशांत कुमार कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी आध्यात्म में है। एक जमाना था जब नीतीश कुमार और निशांत कुमार के रिश्तों के बारे में भी बहुत सारी किस्से कहानियां निकलकर बाहर आया करते थे। लेकिन नीतीश कुमार की पत्नी के देहांत होने के बाद कई ऐसे सार्वजनिक मौके आए जब उनके बेटे निशांत उनके साथ नजर आए। यह बात बिल्कुल सही है कि निशांत कुमार जो कई बार कह चुके हैं कि उनकी रुचि राजनीति में नहीं आध्यात्म में है। वो पिता की तरह इंजीनियर तो है, लेकिन वो पिता की तरह राजनीति की पगडंडियों पर नहीं चलना चाहते, वो आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन होता है ना, कई बार आप चाहे ना चाहे, आप राजनीति में उतरना चाहे या ना चाहे, लेकिन डेस्टिनी, भाग्य आपको राजनीति में घसीट कर ले आता है। राजीव गांधी का वाकया हम सबको पता है कि किस तरह से संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने उनको एक तरह से विवश कर दिया था राजनीति में आने के लिए। लेकिन यहां नीतीश कुमार के बेटे को कौन विवश कर रहा है? यहां कौन चाह रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए?
नीतीश कुमार तो अपनी यूएसपी वो बताते रहे हैं कि हम लोग राम मनोहर लोहिया के चेले हैं, जिन्होंने कभी परिवारवाद की बात नहीं की, और वो गर्व से सार्वजनिक मंचों से वो इस बात को कहते रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दलों की तरह, बाकी नेताओं की तरह, अपने पुराने सहयोगी पे कटाक्ष करते हुए भी कई बार कह चुके हैं, लालू यादव की तरफ, कि उनकी तरह उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बढ़ाया, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में लेकर वो आगे नहीं लेकर आए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब तक उनके बेटे जो है निशांत कुमार, वो राजनीति से पूरी तरह से अलग रहे हैं। इस बार क्या बदलने जा रहा है? दरअसल नीतीश कुमार की कोटरी में जो जेडीयू के नेता हैं, वो पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, पार्टी को बचाना है तो उत्तराधिकारी तय कीजिए, पार्टी को बचाना है तो वारिस तय कीजिए। वो वक्त आ गया है जब उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार क्या करे? वो जिसको उत्तराधिकारी बनाते हैं वही उनको गच्चा देके चले जाते हैं। आरसीपी सिंह का किस्सा सबको पता है। उत्तराधिकारी बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन वो भाजपा के साथ ही चले गए। प्रशांत किशोर का किस्सा भी सबको पता है। प्रशांत किशोर एक जमाने में इतने प्रभावशाली हो गए थे कि मुख्यमंत्री निवास में रहने लग गए थे, और जनता दल यूनाइटेड ही नहीं बल्कि भाजपा और विरोधी राष्ट्रीय जनता दल में भी यह माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर को बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रशांत किशोर पूरे बिहार में अभियान छेड़े हुए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और इस बार तो उपचुनाव में उन्होंने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने अपने सभी अनुभवों को सामने रख दिया, अपने सहयोगियों को अपना दुख और दर्द सब कुछ बता दिया। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। ये तमाम बातें उन्होंने अपने सहयोगियों के सामने रखी कि किसको बनाया उत्तराधिकारी, किसको बनाया वारिस, कैसे चुनाव करे इस चीज का। उनके कोटरी के नेताओं ने जवाब दिया, मुख्यमंत्री जी, निशांत जी तो है, आपके बेटे तो है, उनको कमान सौंपने का वक्त आ गया है, उनको कमान सौंप दीजिए। नीतीश इस पर मुस्कुरा कर रह गए। और उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नई चीज शुरू हो गई है, जो पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर रेवाड़ी, हरियाणा, दिल्ली, पटना, बिहार, इन सब में घूमती हुई नजर आ रही है। एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। निशांत कुमार कितने अच्छे हैं, कितना सादगी भरा जीवन जीते हैं, समाज सुधार से जुड़े विषयों में उनकी कितनी रुचि है। हाल ही में पिता पुत्र दोनों हरियाणा के रेवाड़ी में एक शादी समारोह में गए थे। उनके सुरक्षा अधिकारी जो पीएसओ है, उनके परिवार में शादी थी, उनके बच्चे की शादी थी। वहां दोनों पिता पुत्र नजर आए। निशांत कुमार पहले पहुंच गए थे, नीतीश कुमार बाद में पहुंचे। निशांत कुमार आगे बढ़कर उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए, और फिर उनके साथ खड़े संजय झा के पैर छुए, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के अभी सबसे बड़े सहयोगी माने जाते हैं। और इसी तरह की पोस्चरिंग और बॉडी लैंग्वेज के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या नीतीश कुमार अपने सहयोगियों की सलाह को मानकर अपने बेटे को राजनीति के मैदान में उतरने के लिए विवश कर सकते हैं? क्या वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सत्ता की कमान सौंप सकते हैं, और अगर सौंपेंगे तो कब? इसका दूसरा पहलू भी बताता हूं मैं आपको दोस्तों, कि नीतीश के ये सहयोगी क्यों चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। देखिए, बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बना हुआ है नीतीश कुमार की वजह से, ये बात हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड में कई ऐसे नेता हैं जिनका अपना जनाधार है, और अगर जेडीयू बिखरती है भविष्य में नीतीश कुमार के न रहने की स्थिति में, तो ऐसे नेताओं को
भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस में तो शरण मिल सकती है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनका रुतबा जो अभी जेडीयू में है वो दूसरे दल में जाने के बाद नहीं रहेगा, लेकिन उनको लगता है कि जेडीयू के वोट बैंक को बचाना है, नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचाना है और अपने राजनीतिक रसूख को बचाए रखना है, तो नीतीश कुमार के बेटे को ही उनका उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही जेडीयू बच सकेगी। और शायद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इस बात को अब बखूबी समझ रहे हैं। इसका नुकसान किसको होने जा रहा है? इसका नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। दोस्तों, भाजपा क्यों घबराई हुई है? भाजपा यह मानकर चल रही थी कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में उनकी राजनीतिक विरासत, वो समय जब भी आएगा उनकी राजनीतिक विरासत पर एकमात्र दावा भाजपा का ही होगा। और वहां जो त्रिकोणीय मुकाबला बिहार की राजनीति में होता है कि नीतीश कुमार के बिना सरकार बन ही नहीं सकती, चाहे लालू यादव हो चाहे भाजपा हो, वो विधानसभा में भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ जाए, लेकिन उनको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ता है। तो जब तक जेडीयू मजबूत रहेगी, नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे, तब तक बिहार की राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था नहीं हो सकती है। उन्हें नीतीश कुमार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाजपा को यह लगता था कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में जेडीयू छिन्न भिन्न हो जाएगी और उसका जो वोट बैंक है, जो बेस वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो भाजपा की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे तो भाजपा का ये जो प्लान है, भाजपा का जो ये मिशन है, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा दोस्तों। और यही वजह है कि भाजपा में खलबली मच गई है, भाजपा में घबराहट पैदा हो गई है। और आगे जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आने वाली है, देखिए बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें 3 पर इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, 1 पर एनडीए गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और ये नतीजे कल आने वाले हैं, कुछ घंटे बाद ही बिहार के उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। और उसके 2 दिन बाद यानी 25 नवंबर से दिल्ली में संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और दूसरी तरफ बिहार में बिहार विधानमंडल का भी सत्र शुरू होने जा रहा है। दोनों ही तरफ हंगामेदार दृश्य देखने को मिलेगा। उपचुनाव के नतीजे का असर तो पड़ेगा राजनीति पर, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जिसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। जी हां दोस्तों, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो कि संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था, जिस पर जेपीसी का गठन किया गया था और जिस पर लोकसभा में चर्चा के दौरान, यानी लोकसभा में जब केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को, इस अधिनियम को पेश किया था, उस समय जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बोलते हुए जो सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़े ही जोरदार तर्कों में इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन उस समय ही यह बताया गया कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता इस वजह से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह से नाराज हो गए थे, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने नीतीश कुमार को वोट देने वाले मुस्लिम समुदाय की दुख तीरक पर हाथ रख दिया था। नीतीश कुमार का यह मानना था कि इस तरह से खुले शब्दों में समर्थन चिराग पासवान तक ने नहीं दिया था। यहां तक कि तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उन्होंने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा था कि इस संशोधन बिल को जेपीसी में भेजना चाहिए। लेकिन राजीव रंजन सिंह ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विचारधारा को जानते समझने के बावजूद जिस अंदाज में खुलकर इसका समर्थन किया था, उससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। और अब यह खबर आ रही है, इस बार का जो संसद सत्र का जो सरकारी एजेंडा है, उसमें यह बिल रखा गया है। जेपीसी, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में जिस जेपीसी का गठन किया था, उसने कह दिया है कि उसकी रिपोर्ट तैयार है। हालांकि जो जेपीसी में जो विपक्षी सांसद शामिल है वो और ज्यादा समय मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि जेपीसी का जो समय रखा गया था कि उन्हें शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, विपक्षी दलों के ऐतराज के बावजूद जो जगदंबिका पाल है वो ये कह रहे हैं, जो कि जेपीसी के चेयरमैन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम इसको जेपीसी की बैठक में रखेंगे, उस पर विचार विमर्श होगा और अगर
मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं कि जेपीसी की बैठक में अगर इस पर वाद विवाद होगा तो फिर वोटिंग करवाया जाएगा और एनडीए के सांसदों की संख्या ज्यादा होने के कारण वोटिंग के आधार पर जेपीसी की बैठक में इस रिपोर्ट को स्वीकृत मान लिया जाएगा और उसके बाद इस रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को भेजा जाएगा और सरकार संसद के इसी सत्र में इस बिल को ला सकती है। और अगर सरकार, चूंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है दोस्तों, ये बिल तभी पास होगा जब जेडीयू और टीडीपी जैसे उनके दोनों सहयोगी लोकसभा में पूरी तरह से उनके साथ खड़े हो, तब ये लोकसभा में पास होगा। राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए जेडीयू टीडीपी के साथ अन्य दलों के राजनीतिक समर्थन की जरूरत भी पड़ेगी, तो ये जेडीयू के लिए एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। वो समय होगा जब जेडीयू को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर क्या स्टैंड रखे। और निश्चित तौर पर यह स्टैंड नीतीश कुमार के भविष्य और राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। और वो दिन, वो अहम दिन होगा जब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक स्पष्ट रूप से फैसला करना पड़ेगा, आर या पार। और बाकी तमाम चीजें हमने आपको बता दी, तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी कि नीतीश कुमार किस तरह से बदलाव की एक प्रक्रिया का मूड बना चुके हैं। विधानसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले बदलाव का मूड बना चुके हैं। उनके सहयोगी उन्हें ये सलाह दे रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए, अपने बेटे को मनाइए और विधानसभा चुनाव से पहले उनको कमान सौंपिए, ताकि नए चेहरे के साथ पार्टी, नए गठबंधन के साथ पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरे और जेडीयू की जो सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कम आई थी, विधानसभा चुनाव में जो कम आई थी, उसको पूरा करे और एक बार फिर से सीटों के मामले में जो लगातार जेडीयू पे कटाक्ष किया जाता है, उस स्थिति से बाहर निकला जाए। जाते जाते आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा और बताता चलूं दोस्तों। लालू यादव की बड़ी बेटी तो आपको पता है मीसा भारती, उनका नाम क्यों रखा गया था मीसा, क्योंकि उस समय मीसा एक्ट में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, मीसा एक्ट में लालू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी बड़ी बेटी हुई, उन्होंने उसका नाम ही मीसा रख दिया। नीतीश कुमार के बेटे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, निशांत का, इनका जन्म भी आपातकाल के दौरान ही हुआ था। यानी आपातकाल के लगभग 24-25 दिन बाद 20 जुलाई 1975 को निशांत कुमार का जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का जन्म हुआ था। हालांकि उस समय नीतीश कुमार जेल में नहीं थे, लेकिन चूंकि देश में आपातकाल लागू हो चुका था, नीतीश कुमार पे इनाम तक रख दिया गया था, फरार चल रहे थे, भूमिगत होकर वो विपक्षी दलों के आंदोलन को बढ़ा रहे थे। और उसके लगभग 1 साल बाद, यानी देश में 1975 में जो जून में आपातकाल लागू किया गया था, उसके लगभग 1 साल बाद नीतीश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो यह भी एक छवि है कि आपातकाल में जन्मे उनके बेटे निशांत कुमार को जेडीयू आगे बढ़ेगी, इसको इनकैश करेगी। अभी रेवाड़ी की शादी में जब वो गए थे तो उन्होंने उस शादी की यह कहते हुए तारीफ की थी कि यह दहेज मुक्त शादी है। और इसी तरह से उनकी छवि बनाने का एक परसेप्शन जो खेल है वो शुरू हो गया है। और ये खेल अपने आप में इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अपना मन बना चुके हैं और अब वो अपने बेटे को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आ जाएगा। लेकिन यह बदलाव बीजेपी की नींदें उड़ाने वाला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।